हाइपोथायरायडिज्म की ये जो समस्या है उसमें शिरोधारा की जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करती है? इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ मैडम। जी। समझ लीजिए आप एक कोई गांव में हैं, ओके, और गांव में आपके काम होने हैं, ओके, तो आपको सिर्फ वहां पे लोकल अधिकारी से आप बात करेंगे तो आपका काम होगा या नहीं होगा। लेकिन आप समझ लीजिए अगर आप प्रधानमंत्री अगर आपके हाथ में है, आपके अच्छे कांटेक्ट में है, तो आपका काम जरूर होना ही होना है ना। वैसे जो हम शिरोधारा करते हैं, शिरस मतलब ब्रेन, अगर ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं, तो शिरोधारा के ये ट्रीटमेंट से हम लोग डायरेक्ट मस्तिष्क ब्रेन के ऊपर ही हम लोग नियंत्रण पाते हैं। अच्छा। अगर ब्रेन मतलब शिरस अगर आपके हाथ में है, तो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगर वहां पे आप लोगों का नियंत्रण अच्छा है, तो उसके नीचे काम करने वाली मतलब थायराइड की ग्लैंड जैसी है, पैंक्रियाज है, ओवरीज है, ये सभी उसके अंडर काम करती है। जी। तो वहां पे आपका नियंत्रण ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो शिरस को हम पहले कंट्रोल करते हैं शिरोधारा से। जी। जी डॉक्टर। डॉक्टर, कई बार मैंने ऐसे सुना है कि हाइपोथायरायडिज्म की वजह से कई और भी समस्याएं हैं जो हमें हमारे सेहत को अफेक्ट करती है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो हाइपोथायरायडिज्म थायराइडिज्म होने की वजह से हमें होती है? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। ये लोगों को लगता है कि थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म अगर मुझे आया है, तो जरूरी है क्या मुझे ये दवा लेना या उससे लिए मुझे ट्रीटमेंट करवा लेना, ये बहुत जरूरी है क्या। मेरा सिर्फ वजन तो बढ़ गया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है वजन बढ़ने से, चलेगा। अभी मेरी उम्र है 35-40, तो अभी चलेगा, मुझे वजन बढ़ गया तो भी चलेगा, ऐसे भी कहने वाले मुझे पेशेंट है। तो यहाँ पे मैं यही बोलती हूँ कि पेशेंट का यहाँ पे वजन बढ़ता है, ओबेसिटी ये है ना, ये सभी रोगों की जननी है। हम डॉक्टर लोग ऐसे बोलते हैं, ओबेसिटी इज अ मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। तो आपको वजन जब बढ़ता है और आपका शरीर कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, वहां पे आपका आलस्य बढ़ता है, तो आपका माइंड डिस्टर्ब है और आपका शरीर में वजन बढ़ गया है। तो आगे जाके सब कुछ आपके शरीर में जो होगा वो अलग अलग ही होगा, जो स्वास्थ्य कारक नहीं होगा। मतलब आपको उत्साह नहीं है, तो आप व्यायाम नहीं करोगी, तो आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा बाद में। आपका वजन बढ़ गया है, आप कुछ काम नहीं करना चाहती है, तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्पेशली थायराइड के वजह से इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिससे कई महिलाएं जूझ रही है। तो उनको पहले बोलते हैं डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट की पहले आपकी थायराइड कंट्रोल में आना जरूरी है। जी। पीसीओडी के साथ इसका डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है। कभी कभी प्रमेह की बीमारी भी उसके एसोसिएट रहती है, और हेयर फॉल रहने के वजह से, पेशेंट की स्किन ड्राई होने के वजह से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाती है। हेयर फॉल ज्यादा हो गया तो उनको स्ट्रेस हो जाता है, जी। वो सोशली उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। तो पेशेंट बाहर जाना पसंद नहीं करती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उसके सोशली रिलेशन भी थोड़े स्ट्रेसफुल रहते हैं, जी। तनावग्रस्त जी। रहते हैं। तो इस सभी संभावना को देखते हुए हमें नजदीक से डॉक्टर के पास सलाह लेना, और उसके हिसाब से डॉक्टर के सलाह के अनुसार हमें औषधि का सेवन करना ज्यादा जरूरी होता है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर, अगर किसी को पता चला कि उसे हाइपोथायरायडिज्म है और उसने डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट भी चालू कर दी, लेकिन उस उन दवाइयों के साथ उसका खान-पान किस तरह से रहना चाहिए जिससे उसे फायदा हो कि वो जो हाइपोथायरायडिज्म की समस्या है वो कंट्रोल हो सके? सबसे पहला है कि हाइपोथायरायडिज्म में कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको हाई फाइबर का डाइट का खाना बहुत जरूरी है। इसलिए हरी सब्जियां अच्छे से खा लेना है, फलों का सेवन करना चाहिए। जी। लेकिन फलों के जूस का मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको फल बोल रही हूँ, और वो भी आउटर स्किन के साथ खाना है।
छिलके के साथ फलों का सेवन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं बोल रही हूँ आपको कि हरी सब्जी खाना है, वहां पे मैं पेशेंट को एडवाइस देती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ रूट्स कट करवा दीजिए, उसका हाईएस्ट फाइबर उसके स्टेम में रहता है, सिर्फ पत्ते निकाल के उसकी सब्जी बनाइए। आपको हाई फाइबर एज अ होल खाना जरूरी है। यहाँ पे हाई फाइबर वाले बिस्किट्स खाना, इससे भी ज्यादा बिना छान के गेहूं का आटा खाना, गेहूं के आटे की चपाती या पूरी या पराठा बना के खाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसे मेरा अनुभव है। जी। क्या कोई ऐसा भी खाना होता है डॉक्टर जो हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट के लिए वर्जित होता है? ऑयली पेशेंट ने नहीं खाना है, जिसको हाइपोथायरायडिज्म है, ज्यादा सॉल्टी नहीं खाना है, बेकरी फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। लेकिन पेशेंट यहाँ पे ना हाइपोथायरायडिज्म में सॉल्टेड नट्स का उपयोग एक लिमिटेड स्रोत में कर सकते हैं, जिससे सिलेनियम का ये एक स्रोत होता है, तो वो आप खा सकते हो। और वो अगर खाने से थायराइड ग्रंथि का प्राकृतिक कार्य अच्छे से हो जाता है। तो फिश भी अगर खाना है पेशेंट को जो मांसाहारी है, वो बेक्ड फिश खा सकते हैं। एप्पल एप्पल का सेवन करना पेशेंट को फायदेमंद रहा है, ये मैंने मेरे अनुभव से देखा है। जी। डॉक्टर, ये तो खान-पान की बातें हो गई, लेकिन खान-पान के साथ ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस है, ऐसे कुछ योगासन है जो हम कर सकते हैं हाइपोथायरायडिज्म के लिए? जो वार्म अप एक्सरसाइज है, वो रोज के रोज हर एक ने करना बहुत जरूरी है। अगर आप साइकिल चलाने को आपको आता है, तो साइकिलिंग अच्छा है। या बालकनी में आप एक आजकल साइकिल मिल रही है ना, वो रख के वहां पे भी आप साइकिलिंग कर सकते हो, या आप स्किपिंग कर सकते हो। अ, अगर मैं योगा की बात करूं, तो सर्वांगासन बहुत अच्छे से काम करता है। अगेन सर्वांगासन में और शीर्षासन में आप लोगों को ना शिरस को आपको अच्छे से रक्ताभिसरण ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है, इसलिए उसका फायदा ज्यादा होता है। उष्ट्रासन एक टिपिकल आसन है, जिससे मुझे बहुत पेशेंट में फायदा मिल गया है। मैं उष्ट्रासन ये एक सजेस्ट करती हूँ पेशेंट को। मतलब वहां पे कैमल जैसी पोज संभावित होती है। कैमल मतलब ऊंट ऊंट बोलते हैं ना, उसका उसके जैसी पोजीशन होती है। वहां पे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट किया जाता है, और थ्रोट और नेक के जो अवयव है, उनको उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए उष्ट्रासन ये एक बहुत फायदेमंद काम करता है। फिर भुजंगासन, मत्स्यासन और धनुरासन, हलासन, ये सभी का भी उपयोग बहुत अच्छे से देखा जाता है। सूर्य नमस्कार रोज 12 बार करने से सूर्योदय के टाइम मुझे बहुत अच्छे सा रिजल्ट्स मिल चुके हैं। मैं पेशेंट को बोलती हूँ आप 20 से 25 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, तो उसका भी सकारात्मक उपयोग हमें थायराइड की बीमारी से जूझने के लिए होता है। डॉक्टर, ये तो हो गई कि अगर हमें अगर हाइपोथायरायडिज्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपने बता दिया। लेकिन हाइपोथायरायडिज्म या थायराइड की समस्या ही हमें ना हो, इसके लिए हम क्या करें? हम किस तरह से प्रिवेंट करें उसे, और हमारा रहन-सहन, हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी रहनी चाहिए? सबसे पहले मैं दर्शकों को बताऊंगी कि हमारे दादा दादी नाना नानी जैसे हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या होनी चाहिए। ये हमेशा मैं हर चीज के लिए हमारे पेशेंट्स को बोलते रहती हूँ कि हमें फिर से एक 50 इयर्स बैक जाना चाहिए। आजकल ये आधुनिकीकरण के वजह से हम लोग जो लेट पार्टीज, लेट नाइट्स, नाइट आउट्स ये जो करते हैं ना, इससे शरीर के वात पित्त कफ, इसका जो रेगुलर रिदमिक साइकिल है, ये बहुत बदली होता है। यहाँ पे हमें देखना है कि अर्ली टू राइज, अर्ली गोइंग टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जो ब्राह्म मुहूर्त अगर पॉसिबल नहीं है अभी आजकल, तो एटलीस्ट सूर्योदय के टाइम पे हम लोगों को उठना है। और हमें उठ के यूट्यूब देखते इधर मतलब मोबाइल हाथ में पकड़ के आपको
बैठना नहीं है। यहाँ पे आपको बेड से बाहर आके निसर्ग के साथ जुड़ना जरूरी है। मतलब आप वॉकिंग जाओ, बिना फुटवेयर्स के जमीन पे चलते जाओ, लॉन पे चलते जाओ, या रॉक्स के ऊपर चलते जाओ, या सादे जमीन पे आप बिना चप्पल के चलते जाओ। अगर ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट आप वॉकिंग तो कीजिए। वीकली आपका 2 आवर्स तो वॉकिंग रहना फायदेशीर हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, घर का खाना खाना है, और जितना सादा खाना खा सकते हैं आप उतने सादगी खाने में रहेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग वाला नहीं खाना है, मतलब आपको अगर फ्राई करते हो तो शैलो फ्राई इज ओके, डीप फ्राई नहीं करना है। मैं ये गृहिणियों को ज्यादा बताती हूँ, क्योंकि हम लोग आजकल चैनल्स देख के एक दूसरे के साथ बात करके हम लोग जो ओवर प्रोसेसिंग करते हैं वो नहीं होना है। मतलब टीन वाला खाना, टीन या पैक बंद खाना भी आपको नहीं खाना है, और आपके किचन में भी ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना है। सिंपल तरीके से बना हुआ खाना, ऋतु के अनुसार हमें मिलने वाली सब्जियां, ऋतु के अनुसार हमें मिलने वाले फल खाना है। इससे हमें हेल्थ बरकरार रहेगी। जी डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें जिन्हें वो याद रख सके और अपने समस्या को कंट्रोल करने में इस्तेमाल कर सके। मैंने जैसे दर्शकों को बता रही थी कि हमें इसमें कोई भी एक लक्षण दिखे तो भी हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है। हमें खाली पेट में हमारा थायराइड प्रोफाइल नियरेस्ट लैब से आप करवा लीजिए, और अगर उसमें थोड़े से भी बॉर्डर लाइन तक भी अगर आपको आपके रिजल्ट्स आ गए हैं तो भी आपको जाना है। जरूरी नहीं कि आपको एकदम आपको एबनॉर्मल रिजल्ट मिलने के बाद भी जाना है। उसके पहले भी आपको बॉर्डर लाइन पे, हायर रेंजेस पे अगर कुछ भी आपके रिजल्ट्स आए हैं तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। जी। और आपको डॉक्टर की सलाह माननी है। पंचकर्मा अगर आपके स्थान पे, आपके गांव में कोई एमडी पंचकर्मा करने वाला डॉक्टर है तो आप उनकी सलाह ले लीजिए, रेगुलरली पंचकर्मा करवा लीजिए और आपकी सेहत बनाए रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर पद्मावती जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप हमसे जुड़ी, हमसे इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे दर्शकों से, आपके वजह से मेरी बात हो पाई। लेकिन दर्शकों ने इसका फायदा उठाना अच्छा रहे। जी तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि हम अगर अपने खान पान का ध्यान रखें, कुछ सावधानियां बरतें, तो हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी समस्या से हम जरूर बच सकते हैं। तो ऐसे ही विषयों पर चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे क्या करें क्या ना करें के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।